मैं कुछ दिनों के लिए दीदी और जीजू के घर रहने के लिए गई थी। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा कुछ होने लगा कि ना चाहते हुए मैं अपना होशो हवास खोने लगी थी। क्योंकि मेरे जीजू ने मेरे साथ, मेरा नाम रूपा है और मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 17 साल थी। मैं दो बहनें थी। मेरी बड़ी बहन का नाम रेखा और मेरा नाम रूपा है। मेरी बड़ी दीदी भी देखने में बहुत ही सुंदर थी। मैं अपनी दीदी से मात्र 3 साल छोटी हूँ। जब दीदी 21 साल की हुई तब मम्मी पापा ने उनकी शादी जल्द से जल्द तय कर दी। क्योंकि मम्मी पापा हमेशा सोचते थे कि दोनों बेटियां जवान हैं, एक एक करके समय पर शादी हो जाना ही सही है। मैं अपने बहन से थोड़ी लंबी हूँ। मेरा रंग गोरा, बिल्कुल दूध के समान सफेद है। मेरी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी थी और मेरे बाल भी बहुत ही लंबे थे। कॉलेज में लड़कियां जब भी मुझे देखती थी, मेरा रंग रूप देखकर मुझसे जलने लगती थी। और लड़के तो बस मेरी सुंदरता के कायल ही हो जाते थे। हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। मुझे किसी भी लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं छोटी थी तो माँ मेरे चेहरे पर हमेशा ही काला टीका लगाती थी कि सुंदर होने के कारण कहीं मुझे नजर न लग जाए। क्योंकि कोई न कोई मम्मी से कहता रहता था कि रूपा सचमुच में देखने में बहुत ही सुंदर है। और जैसे जैसे जवान हो रही थी, सुंदरता तो और भी निखरते जा रही है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसलिए माँ ने मेरा नाम ही रूपा रख दिया था। मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, मेरे शरीर का फिगर भी उसी तरह से बढ़ रहा था। वैसे ही लड़के मुझसे बात करने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन मैंने आज तक पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया था। और अब जब मेरी बहन की शादी हो रही थी तो उसी दिन सुबह मेरे एग्जाम थे, जिसका केंद्र बहुत ही दूर पड़ा था। मुझे एग्जाम देकर आते आते रात हो गई। जयमाल के लिए स्टेज सजकर तैयार हो गया। सभी बाराती लोग बैठकर चाय कॉफी वगैरह पी रहे थे। मैं जयमाल नहीं देख पाई क्योंकि मुझे आने में लेट हो गया था। लेकिन फिर मैं जल्दी जल्दी से तैयार हुई और स्टेज की तरफ जाने लगी, जहां पर मेरी दीदी और जीजू जयमाल करके बैठे हुए थे। उस दिन मैंने बहुत ही खूबसूरत रंग का घघरा चोली पहने था। बाल तो मेरे लंबे थे ही, उस पर मैंने गजरा लगाया हुआ था। मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया था। फिर जैसे ही स्टेज पर जाने लगे कि सभी बाराती लोग का चाय कॉफी छोड़कर बस मुझे ही देखने लगे। हर सभी की नज़र सिर्फ मुझ पर ही थी। मुझे थोड़ी शर्म भी लग रहा था कि सब मुझे इस तरह से देख रहे हैं। मैं अपना सर नीचे किए हुए स्टेज पर पहुंच गई। तो वहां पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि जीजू की नज़र भी सिर्फ मुझ पर ही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन फिर जब थोड़ी देर के बाद अपने नीचे नज़रें ऊपर की, तब भी जीजू की नज़र बस मुझ पर ही निहार रही थी। मैं जितनी बार नज़र ऊपर करती, जीजू बस एकटक मुझे ही देख रहे थे। अब मैं स्टेज पर गई और जाकर दीदी और जीजू के पैर छूकर उनके बगल में खड़ी हो गई। तभी फोटो खींचने वाले, रिकॉर्डिंग करने वाले सभी लोग बस मेरी तरफ ही कैमरा लिए खड़े थे। उस शादी में बहुत लोगों की नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही थी। और उन सभी में एक मेरे जीजू भी थे, जिनकी नजरें मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। दीदी और जीजू की शादी के अब 1 साल हो चुके थे। दीदी और जीजू की शादी को अब 1 साल हो चुके थे। जीजू मेरी दीदी दोनों आपस में बहुत ही खुश थे और एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। जीजू दीदी की हर बात को मानते थे और दीदी को पलकों पर बैठा कर रखते थे। दीदी जब भी फोन करती तो सिर्फ जीजू की तारीफ ही करती थी। जीजू देखने में काफी स्मार्ट, सुंदर और लंबा कद-काठी के थे। दीदी अक्सर ही फोन पे कहा करती थी। और जब भी मैं दीदी से बात करती तो मुझे कहती, हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम मेरे यहाँ पर नहीं आई हो। क्या तुम्हें नहीं मन होता है दीदी से मिलने को? मैं तो तुम लोगों से मिलने हमेशा ही आती रहती हूँ। अब तुम भी तो यहाँ पर आओ, अब कुछ दिन रहो ताकि मुझे अच्छा लगे। अब मेरा सारा एग्जाम खत्म हो चुका था। मैं शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी और अब आगे मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी। अभी मेरे पास कुछ समय था और मैंने सोचा कि थोड़े दिन के लिए दीदी के यहाँ चली जाती हूँ। फिर वहां से आने के बाद नए सिरे से सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी। मैंने दीदी को फोन लगाया और दीदी से जीजू के बारे में पूछा तो दीदी तारीफ करने लगी।
तुम्हारे जीजू बहुत ही अच्छे हैं और मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। अगर एक बार मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो तुम्हारे जीजू घर पर डॉक्टर की लाइन लगा देते हैं। और कभी कभी तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि बिना कुछ हुए ही आप हम लोगों को फ़ोन करके बुला लेते हैं। मैं दीदी के बात सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी। मेरी दीदी बहुत ही खुश थी और आगे क्या चाहिए, दीदी मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। तो मैंने बताया कि पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है इसलिए मैं घर आ गई हूँ। दीदी खुश हो गई और बोली, आ जाओ कुछ दिन के लिए मेरे पास, मैं तुम्हें लाने के लिए तुम्हारे जीजू को भेज रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। जब शाम हुआ तब जीजू का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और बोली हेलो, तो उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आया। फिर बोली हेलो, तो उधर से आवाज़ आया, मैं रोहित बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं बोली नमस्ते। अच्छा, तो मेरी आधी घरवाली ने फ़ोन उठाया है। तभी मैं कहूँ, इतनी कोयल जैसी मधुर सुरीली आवाज़ कहाँ से आ रही है? यह सासू माँ की आवाज़ तो नहीं लग रही थी। मेरे साथ जीजू मजाक कर रहे थे, इसलिए वह बोल रहे थे कि शाली आधी घरवाली होती है। फिर मैंने भी मजाक मजाक में कहा, तो जीजू पूरा बना लीजिए ना, किसने रोका है? मेरी बात सुनकर जीजू हंसने लगे और बोले, इतनी खूबसूरत लड़कियों से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? मैं तो उस दिन जयमाल तुम्हारे ही गले में डालता, लेकिन अफसोस कि तुम लेट से आई। जीजू क्या बातें? सुनकर मैं हंसने लगी और फिर जीजू भी मेरे साथ हंसने लगे थे। फिर बोले, आप तैयार हो जाइए, हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं, आपकी दीदी का आदेश है। मैं कुछ नहीं बोली। अगले दिन सुबह जीजू मेरे घर पहुंच गए। मैं उनके लिए पानी और मिठाई लेकर आई। जीजू बोले, आपकी बोली ही इतनी मीठी है कि मेरा पूरा मन ही मीठा मीठा हो गया और अब इस मन को दूसरा मिठाई खाने का कोई भी जरूरत नहीं है। जीजू की बात सुनकर मैं शर्मा कर अंदर चली गई और किचन में चाय बनाने लगी। चाय बनाकर मैं जीजू के पास लेकर आई और उन्हें चाय दिया। तो चाय की पहली चुस्की लेते ही कहने लगे, आप चाय बहुत ही अच्छा बनाती हैं। मेरी आंखों की तरफ देखकर बोले, जैसी आपकी आंखों में नशा है वैसे ही आपकी चाय में भी नशा है। मैंने कहा, आप चाहे जितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन मैं फंसने वाली नहीं हूँ और मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ जितने कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। तब जीजू बोले, आप सच में बहुत ही सुंदर हो। मैं जब से आपको पहली बार देखा था तभी से मैं आपका दीवाना हो गया था। आप मुझे बहुत ही सेक्सी दिख रही थी और मैं मन ही मन सोचने लगा था कि काश मेरी शादी आपसे हुई होती। सच में आप उस दिन जन्नत की परी लग रही थी। जीजू की बात सुनकर मैं शर्मा गई और तैयार होने के लिए अंदर चली गई। मैंने आज मन बना लिया था कि मुझे जीजू को तड़पाना है, इसलिए आज मैंने वही घगरा चोली निकाली और पहनकर अच्छे से दीदी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। दीदी के घर जाने के लिए हम दोनों लोग बाइक पर ही निकले थे। मैं जीजू के पीछे बैठ गई। जीजू बाइक चलाने लगे तो वो जानबूझकर मुझे लंबी वाली रास्ते से ले जा रहे थे और उन रास्तों का रोड भी अच्छा नहीं था, बहुत ही उबड़ खबड़ वाला रास्ता था। जीजू ब्रेकर आने पर भी गाड़ी को स्लो नहीं करते थे और अचानक से ब्रेक लग जाता था, जिस कारण से मैं उनसे चिपक जाती थी और मेरे शरीर जीजू से सट जाते थे। मैं समझ गई थी जीजू जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। जब जब तेज ब्रेक मारते मैं उनसे लपक चिपक ही जाती रही थी। अब मैंने जीजू से कहा, इतनी तेज गाड़ी भगा रहे हो, कहीं आप हमको भगा कर ले जाने का इरादा है क्या? जीजू बोले, आप बोलो तो भगा कर ही ले जाऊंगा। ऐसे ही बातें करते करते हम लोग दीदी के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर जीजू दीदी से बोले, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में बहुत ही तेज है। क्योंकि मैंने इससे रास्ते में कुछ सवाल पूछे जिनका वह जवाब बिल्कुल ही सही दे रही थी। जब हम लोग रास्ते में थे, जीजू से पढ़ाई के बारे में बातें हुई थी। जो कुछ पूछते मैं झट से उसका उत्तर दे देती। तब दीदी बोली, इसीलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे थे, पढ़ने के लिए, ताकि अपनी पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाए। जीजू दीदी के सामने मेरी खूब तारीफ बढ़ा चढ़ा कर रहे थे और हमको लग रहा था कि जीजू मुझ पर डोरे डालने लगे हैं। इस तरह जब भी जीजू को मौका मिलता वो मुझसे बातें करने लगते। जब भी मौका मिलता तारीफ करने लगते। बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते। एक दिन मैं शीशे के सामने बैठी हुई जीजू के बारे में ही सोच रही थी कि जीजू दीदी का कितना ख्याल रखते हैं। दीदी बहुत ही खुश नसीब है जो उन्हें इतना अच्छा हमसफर मिला है।
तभी अचानक जीजू आ जाते हैं और पीछे खड़ा होकर बोलने लगते हैं कि क्या सोच रही हो रूपा, और मेरे बालों में अपनी उंगलियों को घुमाने लगते हैं। मैं जीजू को बोली, अभी दीदी आ जाएगी तो आपका क्लास लगा देगी, वह अभी नहीं आएगी, जीजू बोले और मेरे बालों में हाथ सला ही रहे थे। अचानक से दर्पण पर एक छिपकली आ गई और मैं डर के जीजू के शरीर से चिपक गई। फिर जैसे ही जीजू से चिपकी, मेरे शरीर में 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि जीजू के दोनों हाथ मेरे पर थे। अब मैं शर्माकर अंदर चली गई थी। उसमें मेरे शरीर में करंट दौड़ गए थे और जीजू को तो मानो उन्हें दोनों हाथों में लड्डू मिल गया था। वो बड़े ही खुश लग रहे थे। मैं देखती थी कि जीजू दीदी से हमेशा ही हंसी मजाक करते रहते थे और उन्हें बात बात पर छेड़ते भी रहते थे। सच में मेरी दीदी और जीजू में बहुत ही प्यार था। मुझे उन दोनों का प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। मेरी दीदी बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन तो मैंने जीजू को किचन में दीदी को किस करते हुए भी देख लिया था। आज ऑफिस में जीजू का प्रमोशन हुआ था और यह खबर उन्होंने फोन पर दीदी को दी थी। इसीलिए घर में खुशियों वाला माहौल था। दीदी जीजू को बोली, आज मैं आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। फिर दीदी किचन में खाना बनाने लगी और मैं दीदी को बोलकर नहाने के लिए चली गई। और जब नहाकर अपने कपड़े बदलने लगी, मेरा कपड़ा बाथरूम में गिर गया और मैं भीग गया। मैं दीदी से बोली तो दीदी ने अपना कपड़ा में दे दिया। मैं दीदी का कपड़ा पहनकर बाहर निकल आई और आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवारने लगी। फिर दीदी हमको किचन में बुलाने लगी और मैं किचन में चली गई तो दीदी बोली, सुन, इसे तुम चलाते रहो, तब तक मैं सारे गीले कपड़ों को छत पे डाल कर आती हूँ। दीदी छत पर कपड़ा डालने चली गई और मैं किचन में सब्जी चलाने लगी। तभी जीजू ऑफिस से आ गए और वो चुपके से दीदी को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए आराम से बिना साउंड किए दबे पांव दीदी को ढूंढते हुए किचन में चले आए। मैं सब्जी चलाने में मगन थी और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तभी जीजू किचन में धीरे से घुसे और पीछे से जोर से पकड़कर मुझे लगातार मेरे गर्दन के ऊपर किस करने लगे। उसने मेरे जिस्म के आगे वाले भाग को भी मसल दिया था, जिस कारण मेरे तन बदन में आग लग गई थी और मेरे शरीर में एक करंट सी दौड़ने लगी। जीजू तो मुझे दीदी समझकर अपने तरीके से प्यार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन मैंने दीदी का कपड़ा पहना था और जीजू दीदी के कपड़े को पहचानते थे। और अब जीजू की इस हरकत से मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैं झटके से उनकी तरफ घूमकर कहने लगी, जीजू आप यह मेरे साथ क्या कर रहे हैं? अचानक से दीदी की जगह पर मुझे देखकर जीजू हड़बड़ा गए और सिर्फ सॉरी बोलकर किचन से निकल गए। मुझे समझ में आ गया था कि जीजू को गलतफहमी किस बात पे हुई थी। दीदी जब छत पर से आई तो मैंने उन्हें यह बात ना बताई, परंतु उस दिन की घटना ने मेरे दिल के तार को छेड़ दिया था और अब मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग महसूस हो रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ था। लेकिन मुझे अपने मर्यादा का भी ख्याल था और अब मैं बहुत ही सतर्क रहने लगी थी, क्योंकि जीजू तो चाहते थे कि हर दिन ऐसे ही एक्सीडेंट हो। ये छोटी छोटी घटना कहीं किसी दिन कोई बड़ी घटना ना बन जाए, इसलिए मैं अब बहुत ही संभल कर रह रही थी। एक दिन दीदी पड़ोस के यहाँ गई हुई थी और जीजू किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में कोई ना होने के कारण मैं आराम से बाथरूम में नहा रही थी। उसी समय जीजू ऑफिस से घर आ गए और अंदर जाकर दीदी के कमरे में बैठकर पेपर पढ़ने लगे। और मैं जिस बाथरूम में नहा रही थी वह दीदी के कमरे के अंदर ही था। मुझे नहीं मालूम था कमरे में कोई है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जीजू ऑफिस गए थे और दीदी पड़ोसी के यहाँ किसी काम से गई थी। वैसे तो रोज मैं कपड़े लेकर ही बाथरूम जाती थी, लेकिन आज मैं अपना कपड़ा दीदी के कमरे में ही भूल आई थी, क्योंकि दीदी से बात करते ही मैं तुरंत नहाने चली आई थी। आज घर में कोई तो नहीं है, फिर नहाने के बाद मैं आराम से कपड़े कमरे में ही पहन सकती थी। यही सोचकर मैं दोबारा कपड़े लेने नहीं गई। मैंने सोचा कपड़े कमरे में जाकर आराम से पहन लूंगी, और अब इसलिए मैं टॉवेल लपेटकर बाथरूम से बाहर कमरे में आ गई। और जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरी नज़र जीजू पर पड़ी। मैं तो वहीं मानो पत्थर की हो गई। मेरे जिस्म चमक रहे थे। जीजू तो बस अपनी आंखें गड़ाकर मुझे ही देखे जा रहे थे, क्योंकि मैं नंगी अवस्था में चुपचाप टॉवल लपेटे हुए खड़ी थी और उनकी नज़र मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। और अब तो मैं जीजू को देखकर इतनी शर्म से पानी पानी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन फिर से मैं झट से अपने आप को संभाला। जल्दी से अपने कपड़े लेकर पूरे स्टेट के साथ बाथरूम भाग गई। तब तक दीदी भी आ गई
उसे कुछ भी नहीं मालूम हुआ था। मैं बातों में कपड़ा पहनकर बाहर आ गई, लेकिन आज जीजू की हरकतों को देखकर मैं तो सोचने लगी कि जीजू को मुझे उस तरह से देखकर नजर फिरा लेनी चाहिए था, पर वो तो और भी ध्यान से देखने लगे थे। मुझे यह बात बहुत ही अजीब लगी, पर गलती मेरी ही थी। मुझे अपने कपड़े लेके बाथरूम में जाना चाहिए था। मैं कई दिनों तक जीजू के सामने नहीं आई। मुझे उनके सामने आने में शर्म लग रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में भी अब कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा था। मैं जितना उस घटने को भुलाना चाहती थी, पर न जाने क्यों वह सभी बातें मेरे सामने बार बार आने लगी थी। क्योंकि मेरे जीजू अभी मात्र 24 साल के हैं और उनके चेहरे पर हर समय अजीब सा निखार रहता था। मैंने एक बात और नोटिस की थी, जब से मैं यहाँ पर आई थी उनके चेहरे का निखार और भी बढ़ गया था। और अब तो हर 2-3 दिन पर मेरे साथ एक घटना घटने लगी थी, जिससे कि मैं फंसते जा रही थी और हर बार गलती मेरी ही रहती थी। मैं कितना सोचती कि मैं अब कोई भी गलती ना करूंगी, लेकिन ना चाहते हुए भी गलती हो ही जाती थी। और इसी तरह से समय कट रहा था। एक दिन रात के समय 12 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं कितना चाह रही थी कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और अचानक से मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हुआ, मैं क्या करूं। करवट बदलते मैं थक गई थी। नींद नहीं आने के कारण सर में दर्द स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैं ठंडा तेल खोजने लगी, पर मुझे ठंडा तेल नहीं मिल रहा था। तभी मुझे याद आया, वह तो दीदी अपने रूम ले गई थी और शाम को अपने सिर पर रखी थी। मैं दीदी की रूम की तरफ बढ़ने लगी और दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाना चाहा। तभी हाथ दरवाजे पर पड़ा और आवाज लगाने से पहले ही ये दरवाजा खुल गया। मैंने सोचा दीदी की नींद क्यों खराब करूं, जाकर खुद ही तेल ले लेती हूँ। रूम में हल्की सी लाइट जल रही थी, लेकिन उस हल्की लाइट में वहां का नजारा देखकर सब कुछ भूल गई। मैं किस लिए रूम में आई हूँ, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया और दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि मेरे सामने मेरी दीदी और जीजू एक दूसरे के साथ। पर उन्हें नहीं मालूम चला कि उस वक्त कमरे में कोई आया भी था। दीदी के मुंह से अजीब अजीब सी आवाज निकल रही थी। मुझे तो अब और भी डर लगने लगा। अगर दीदी को पता चल गया कि मैं कमरे में आई थी और मैंने वह सब देखा, तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी, और फिर मैं दीदी से नजरें कैसे मिलाऊंगी। मुझे बिना बोले उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए था, परंतु अंदर जो मैंने देखा वह मुझे काफी परेशान करने लगा था। दीदी के चेहरे से मुझे साफ दिख रहा था वह कितनी खुश दिख रही थी, और उन्हें इतना खुश देखकर अब मेरे अंदर भी वैसा फीलिंग महसूस होने लगा था। और ऐसा लगने लगा कि मुझे काश मैं भी दीदी की तरह इतनी खुश हो पाती। मैं अब रास्ता भटकने लगी थी, वासना के चक्कर में पागल हुए जा रही थी। पढ़ाई पर तो मेरा ध्यान बिल्कुल ही उतर चुका था। जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैं बहुत ही खुश थी। मेरे मन में इस तरह के एक जरा भी विचार नहीं आए थे, लेकिन अनजाने में ही सही मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा हादसा होते चला गया, जिस कारण से अब मेरा मन अलग ही दिशा में चल चुका था। मैं तो हमेशा पढ़ाई के बारे में ही सोचती थी, कभी मेरे मन में किसी तरह के गंदे विचार नहीं आए थे। हाँ, मैं जीजू से मजाक करती थी, क्योंकि हमारा रिश्ता ही मजाक करने वाला था, परंतु इस तरह के विचार कभी भी मन में नहीं लाया था। पर जब से यहाँ आई हूँ, धीरे धीरे मेरा ख्याल चेंज होने लगे। मैं जीजू की नज़दीक जाने लगी। मैं पहले उनकी बातों को मजाक में हंसकर भूल जाती थी, पर अब मुझे मेरे मन को वह सारी बातें प्रभावित करने लगी थी, जो जीजू ने मुझसे कभी मजाक मजाक में कहा था। अब मैं दीदी से बोली कि दीदी मैं अब घर जाऊंगी, पर दीदी और जीजू दोनों ने मुझे रोक लिया और मुझे नहीं जाने दिया। दीदी बोली, कुछ दिन और रुक जाओ फिर चली जाना। मैं दीदी को कैसे कहूँ कि अभी नहीं गई और कुछ गड़बड़ हो गया तो, क्योंकि इधर से जीजू तो कुछ ज्यादा ही हमसे नजदीक होने लगे थे। और तो और अब मैं जब भी दीदी को जीजू के साथ देखती तो मेरे मन में अजीब सी फीलिंग आने लगती थी। मेरी दीदी का इलाज लेडीज डॉक्टर से चल रहा था, क्योंकि शादी के कई साल हो जाने के बाद भी दीदी अभी तक मां नहीं बन सकी थी। एक दिन दीदी डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल गई। जीजू उसे दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। मैं अंदर में किचन में चाय बना रही थी। जीजू जब ऑफिस से आए तो मैं उनके लिए चाय बनाया और फिर 2 कप चाय लेकर हॉल में जीजू के पास चली आई। दीदी अभी अस्पताल से वापस नहीं आई थी और आज मौसम भी बहुत ही खराब हो रहा था। काले बादल छा गए थे, ऐसा लग रहा था कि जोरों की बारिश होने वाली है। मैं और जीजू दोनों बैठकर गर्मा गर्म चाय पीने लगे
और अभी हम लोग चाय पी ही रहे थे कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी जोर जोर से कड़कने लगी कि मैं काफी डर गई। कुछ समझ नहीं आया और डर कर चाय का कप मेरे हाथों से गिर गया और अब मैंने जीजू को कसकर पकड़ लिया। जीजू ने भी मुझे अपनी बाहों में पूरी तरह से भर लिया। बिजली कड़कते जा रही थी और जैसे लग रहा था कि सारी जगह छोड़कर बिजली हमारे घर के ऊपर ही गिर पड़ेगी। मेरा ध्यान तो बिजली कड़कने में और बादलों के गरजने पर था और अब जैसे मेरा शरीर जीजू के शरीर से टच हुआ था, मेरे शरीर में हलचल सी होने लगी थी। मेरा ध्यान अचानक से अब जीजू की तरफ गया तो मैंने महसूस किया कि जीजू आहिस्ता आहिस्ता मेरे पेट को सहला रहे थे। मुझे यह बहुत ही अजीब लगा और अब मैं उनसे दूर जाना चाह रही थी। तभी बादलों की तेज आवाज और कड़कती बिजली मानो मेरे ऊपर ही गिरने वाली है। मैं इतना डर गई कि मैं डर के मारे फिर से जीजू में जाकर चिपक गई। इस बार जीजू का मन पूरी तरह से भाग चुका था। वह मुझे अपने करीब लाने लगे। मैं भी अपने ख्यालों में कहीं खो गई और जो नहीं होना चाहिए था, जिससे कि मैं डर रही थी, अब वही सब हो गया था। मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि सभी मान मर्यादा भूल गई और अपने आप को जीजू को समर्पित कर दी। बारिश तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जीजू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो जैसे वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। बारिश के कारण दीदी अभी तक नहीं आ पाई थी, तो पूरी तरह से आजादी थी। किसी तरह का कोई बंधन, कोई रोक टोक नहीं था। मौसम भी तूफानी था और जीजू भी पूरी तरह से तूफानी हो चुके थे। और फिर जब तक बारिश बंद नहीं हुआ, तब तक जीजू अपनी सारी तमन्ना पूरी करते रहे। वो मेरे शरीर के साथ तब तक खेलते रहे जब तक कि उनका मन नहीं भर गया। और मैं जिस अनहोनी से भाग रही थी, आज मैं भी उससे भाग ना पाई और हम दोनों ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। जब हम दोनों का ज्वाला शांत हुआ, तब जीजू मुझे कहने लगे, यह सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो अभी हम दोनों के बीच में हुआ। मैं कुछ ना बोली और बिल्कुल चुप रही। अब बारिश भी पूरी तरह से थम चुकी थी और फिर थोड़ी ही देर के बाद दीदी भी घर आ गई। मैं दीदी से नजरें चुराने लगी। मैं उनसे कैसी नजरें मिलाऊं? मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी। दीदी पूछने लगी, रूपा क्या बात है? आज तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने दीदी से बहाना बना दिया। मुझे अब कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उसी के बारे में सोच रही थी और अब दूसरे दिन ही मैं अपने घर चली आई। फिर कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और जैसी ये बात मुझे पता चली, मेरे होश ही गुम हो गए। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी और अब ना जाने आगे क्या होगा। मैंने जीजू को फोन किया, उन्हें ये बात बताई। मेरी बात सुनकर जीजू भी चौंके और उनकी सांसें उखड़ने लगी। फिर मैं जीजू से बोली, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, आप मुझे अपना लीजिए। जीजू बोले, तुम्हारी दीदी यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। उसको जब यह पता चलेगा तो जीते जी मर जाएगी। मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज का प्रायश्चित कैसे करूं। फिर जीजू बोले, तुम एक काम करो, तुम अबॉर्शन करवा लो, यही एक उपाय है। मैं बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं फोन रख दिया था और अब मैंने मन ही मन यह फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। इसे मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगी। मैंने दूसरे दिन ही जीजू को फोन करके बोल दिया कि मैं फैसला कर लिया है कि क्योंकि एक गलती तो मैं पहले कर चुकी हूँ और अब मैं इस बच्चे को मारकर दूसरी गलती कभी नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैं सोचने लगी, आखिर मैं इस बच्चे को किसका नाम दूंगी? समाज को, मम्मी पापा को क्या बताऊंगी? अब मैं और जीजू दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे। फिर धीरे धीरे करके यह बात दीदी को भी पता चल गई। वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई, पर अब तो जो होना था वह हो गया। आगे क्या करना था इसके बारे में सभी लोग विचार कर रहे थे। दीदी बोली, मैं किसे गुनहगार बोलूं? एक तरफ मेरी बहन और एक तरफ मेरे पति हैं और दोनों का इसमें भरपूर गलती है। फिर दीदी ने मम्मी से बात की और मम्मी को बोली, मैं तुम्हारे दामाद से तलाक लेने जा रही हूँ। अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मम्मी ने दीदी को बहुत समझाया कि तलाक मत लो, मैं रूपा को समझाती हूँ। फिर मम्मी ने बहुत समझाया और अब मैं अबॉर्शन के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि मेरा सब कुछ खत्म होने वाला था। पढ़ाई लिखाई, मैंने अपने जीवन में जो बनने का फैसला लिया था, वह सब इस बेनाम बच्चे के कारण खत्म होने वाला था। मैंने अपनी मम्मी की बात मान ली और फिर मैं, मम्मी और दीदी के साथ अबॉर्शन करवाने के लिए अस्पताल चली गई।
हम लोग उसी अस्पताल पे गए थे जहाँ पर दीदी का इलाज चल रहा था। अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में जाती कि उसने पहले डॉक्टर ने दीदी को अपने केबिन में बुलाया। वह डॉक्टर दीदी का इलाज कर रही थी और दीदी के कुछ टेस्ट हुए थे जिनकी रिपोर्ट आ चुके थे। दीदी बोली, मैं अभी तुरंत डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, उसके बाद तुम ऑपरेशन थिएटर जाना। वे चुपचाप से माँ के पास बैठ गई थी। दीदी डॉक्टर के केबिन में गई और फिर करीब आधे घंटे के बाद जब दीदी केबिन से बाहर निकली तो दीदी बहुत ही रो रही थी। रोते रोते उनकी आंखें सूज गई थी। मैं और मम्मी काफी परेशान हो गए कि तब दीदी बताती कि उनके कुछ टेस्ट करवाए थे और जिसका रिपोर्ट आया कि दीदी कभी मां नहीं बन सकती है क्योंकि दीदी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम था। दीदी की बात सुनकर मम्मी बहुत दुखी हो गई और मैं भी यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। कुछ समय तक दीदी चुपचाप से बैठकर रोती रही। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी से बोली, मम्मी रूपा की शादी रोहित के साथ कर दो क्योंकि अब मैं तो रोहित को वारिस नहीं दे सकती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि रोहित बच्चे के लिए तड़पे। शायद भगवान की मर्जी है। मैं दीदी के लिए बहुत दुखी थी लेकिन फिर मैंने दीदी की बात मान ली और जीजू के साथ मेरी शादी हो गई। मैं जीजू से बोली, आप आधी घरवाली की बात कर रहे थे, लो अब मैं पूरी घरवाली बन गई। क्या सही क्या गलत, पर कभी कभी हम अपनी हद भूलकर इतने आगे निकल जाते हैं, हमें रिश्तों का कोई मान ही नहीं रहता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा रिश्ता किसके साथ क्या है और हम ये रिश्ते के गलत मोड़ पर लेके जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के रिश्तों में विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।